जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अब इसके यूजर ट्रायल्स जल्द ही होंगे। अब यहाँ पर आप इसे ये मत समझिए कि ये कोई लेजर गन है, क्योंकि लेजर गन जो है वो टारगेट पर कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी डालकर उसे फिजिकली डैमेज करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है यानी कि DW, ये हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जो कि दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिस्टर्ब या फिर डैमेज कर सकता है। मतलब दुश्मन के ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन लिंक्स या फिर गाइडेंस सिस्टम इसके निशाने पर आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कन्वेंशनल एमुनेशन पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए भविष्य में ये ड्रोन स्वार्म, UAVs और लॉइटरिंग मिशन जैसे थ्रेट्स के खिलाफ एक जबरदस्त डिफेंसिव लेयर बन सकती है। फिलहाल इसकी असली ताकत इसके ट्रायल्स के बाद ही साफ हो पाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अभी सिस्टम की डिटेल रेंज, पावर और एंगेजमेंट स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया, इसीलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये कितने ड्रोन्स या फिर कितनी दूरी तक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिर भी प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और यूजर ट्रायल्स के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है भारत के लिए। अगर ट्रायल सफल रहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों ये सिस्टम भारत के काउंटर US यानी कि एंटी ड्रोन नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, भारत के एयर डिफेंस में अब मिसाइल्स और गन्स के साथ एक और हथियार जुड़ सकता है, वो होगा ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि भारत में शुरू हो सकता है एयर डिफेंस मिसाइल्स का एक बड़ा प्रोडक्शन साइकिल, जिसमें कि QRSAM और आकाश NG शामिल है। पहली खबर यहाँ पर आ रही है करीबन 1000 QRSAM मिसाइलों के संभावित ऑर्डर्स की, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू करीबन 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये प्रोजेक्ट BDL से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बेल ने QRSAM से जुड़ी अपनी एक्टिविटीज़ भी पूरी कर ली हैं और अब आगे बढ़ने के लिए CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की क्लियरेंस का इंतजार बताया जा रहा है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। रक्षा मंत्रालय करीबन 1000 आकाश NG मिसाइल्स के एक और बड़े ऑर्डर पर विचार कर रहा है। अगर दोनों प्रपोजल्स आगे बढ़ते हैं तो भारत को करीबन 2000 एडिशनल एयर डिफेंस मिसाइलों के प्रोडक्शन का एक बड़ा वर्कलोड मिल सकता है। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा मिसाइलें बनाना नहीं है, इससे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस सिस्टम्स और सप्लाई चेन को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। QRSAM और आकाश NG दोनों ही भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भारतीय सेना और एयरफोर्स की लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत कर सकता है। फिलहाल ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये रिपोर्टेड हैं, कोई एक्सपेक्टेड ऑर्डर नहीं है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटिटी सरकारी अप्रूवल्स के बाद ही निश्चित मानी जाएगी। अगर दोनों ऑर्डर्स मंजूर होते हैं तो नो डाउट ये भारत के लिए सिर्फ एक प्रोक्यूरमेंट डील नहीं होगी, ये देश के स्वदेशी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा प्रोडक्शन साइकिल शुरू कर सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों, भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पर पेश किया। भारतीय प्राइवेट कंपनी डी पर्पल्स ने कहा है कि उनका जो रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन है, जिसे कि RD के नाम से जाना जाता है, इसके जरिए एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल डेवलप की जा सकती है और इसे तेजस मार्क 1 जैसे हल्के फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट के मुताबिक मिसाइल की स्पीड मैक 3 से ज़्यादा होगी, ये 200 किलो का वॉर हेड कैरी कर सकती है और इवन इसकी रेंज ब्रह्मोस A क्लास जैसी हो सकती है। फिलहाल ये इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है RD इंजन। RD यानी कि रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, जिसमें कि कंबंशन एक बेहद तेज डेटोनेशन वेव के जरिए होता है। कंपनी का दोस्तों ये 5 किलो न्यूटन का एयर ब्रीथिंग RD कंबस्टर अब हॉट फायर टेस्टिंग से गुजर चुका है और कंपनी ने इसे TRL 5 लेवल तक डेमोस्ट्रेट करने की बात कही है। अगर ये टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिसाइल्स में हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस हासिल करने का रास्ता खुल सकता है और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को मिलेगा। भले ही ब्रह्मोस A करीबन 2.5 से 2.9 टन क्लास का एक बड़ा हथियार है और इसे अभी फिलहाल Su-30 MKI जैसे हैवी फाइटर जेट के साथ जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर तेजस मार्क 1 के लिए ब्रह्मोस NG जैसी जो हल्की मिसाइल है वो भी तैयार हो रही है। बट ये कंपनी जो है उसका कॉन्सेप्ट एक अलग ही रास्ता है, जिसमें कि नई प्रपल्सन टेक्नोलॉजी के जरिए मिसाइल को कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बनाया जाएगा और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो तेजस मार्क 1 को दुश्मन की टेरिटरी के अंदर मौजूद हाई वैल्यू वाले टारगेट्स के खिलाफ एक पावरफुल स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता मिल सकती है और हो सकता है कि ये मिसाइल सस्ती भी हो। बताया जा रहा है कि ये कंपनी आने वाले वर्षों में पावर्ड फ्लाइट डेमोस्ट्रेशन और आगे के यूजर ट्रायल्स करने वाली है। भले ये मिसाइल अभी तैयार नहीं है, कॉन्सेप्ट फेज में है, लेकिन आप ये देखिएगा आने वाले वक्त में भारतीय RD वेपन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है। भारत ने UAE को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव दिया है और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो UAE ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला गल्फ देश बन सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंटरेस्ट UAE की तरफ से सामने आया था, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं वहाँ पर उनके एयर और मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है
ऑलरेडी इनके पास थार्ड और पेट्रॉइड जैसे सिस्टम है जो कि दुश्मन के हमला रोकने के लिए है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल एक ऑफेंसिव स्ट्राइक मिसाइल है, जिसका मतलब ये है कि यूएई को जहां एक तरफ उसके पास इस तरीके का लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो दूसरी तरफ ब्रह्मोस आने से उसकी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, और अगर ये दोनों सिस्टम खरीदे जाते हैं तो ये यूएई के डिफेंस आर्किटेक्चर को और मजबूत कर सकता है। फिर भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रह्मोस जो कि भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, इसीलिए इसके एक्सपोर्ट के लिए रशिया से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और एक और ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि डील कोई फाइनल नहीं हुई है। फिलहाल भारत ने यूएई की क्वारीज का जवाब दिया है, और अगर यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है तो ये सिर्फ एक मिसाइल की सेल नहीं होगी, बल्कि ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और गल्फ रीजन में बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के लिए एक बड़ा स्टेप होगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सुबह से एक रिपोर्ट चल रही है सामने कि भारत का जो आने वाला सुदर्शन चक्र है उसमें इजराइल एक बड़ा रोल निभा सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल अब भारत के सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस नेटवर्क के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने की पेशकश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है, इजराइल भारत को कोई पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की बात नहीं कर रहा है। इजराइल का फोकस है एआई, रडार नेटवर्किंग, सेंसर फ्यूजन, क्लाउड बेस्ड बैटलफील्ड आर्किटेक्चर और डेटा शेयरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का। सुदर्शन चक्र जिसे कि भारत का भविष्य का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के तौर पर तैयार किया जा रहा है, और इसका लक्ष्य होगा अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक बड़े नेटवर्क में जोड़ना, जिसमें कि S-400, आकाश एनजी, प्रोजेक्ट कुशाप और बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि BMD जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक कॉमन कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर से कोऑर्डिनेट किया जा सकेगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है AI इनेबल्ड हिव माइंड जैसा नेटवर्क, जिसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन की कोई मिसाइल भारत की तरफ आती है, आज उन मिसाइलों को अलग अलग सेंसर्स उसे अलग तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत का जो ये सुदर्शन चक्र इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा, उसमें कई रडार्स, एयरबोर्न सेंसर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और दूसरे डिटेक्शन सोर्सेज के साथ एक साथ डेटा शेयर किया जा सकता है, और फिर AI इन सभी इनपुट्स को मिलाकर एक ज़्यादा एक्यूरेट टारगेट पिक्चर तैयार करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई टारगेट एक रडार की नज़र से कुछ समय के लिए गायब हो जाए तो दूसरे सेंसर्स उसकी ट्रैकिंग जारी रख सकते हैं। और ये क्षमता दोस्तों खासकर स्वार्म ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल और फ्यूचर हाइपरसोनिक थ्रेट्स के खिलाफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। AI का यहाँ पर दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि एक साथ आने वाले कई टारगेट्स में से सबसे खतरनाक टारगेट को पहले पहचानना और सही इंटरसेप्टर को चुनने में कमांड सेंटर्स की मदद करना भी होगा। फिलहाल अभी इजराइल की मदद को लेकर भारत ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। भारत का मेन फोकस तो स्वदेशी डेवलपमेंट पर है, और अगर ये आर्किटेक्चर भारत का तैयार हो जाता है तो नो डाउट सुदर्शन चक्र सिर्फ मिसाइल सिस्टम का कलेक्शन नहीं होगा हमारे पास, बल्कि ये एक ऐसा कनेक्टेड एयर डिफेंस नेटवर्क बन सकता है जिसमें रडार, सेंसर्स, AI और इंटरसेप्टर्स मिलकर भारत के मिलिट्री और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करेंगे। क्योंकि भविष्य की जंग में सवाल ये नहीं होगा कि आपके पास कितनी मिसाइल हैं, बल्कि दोस्तों ये होगा कि आपके सेंसर्स और मिसाइल्स कितनी तेज़ी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और यही प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का मेन कॉन्सेप्ट है। DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरात यानी कि RCI ने 370 mm एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि ELRGR के रॉकेट मोटर सिस्टम के लिए एक टेंडर जारी किया। इस टेंडर में 5 रॉकेट मोटर सिस्टम तैयार करने की बात कही गई है। इन्हें करीबन 6 महीनों के अंदर RCI हैदराबाद तक पहुंचाना होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर 370 mm का ELRGR क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि ये भारत की एग्जिस्टिंग पिनाका फैमिली से आगे की लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता की दिशा में एक बड़ा स्टेप हो सकता है, क्योंकि आज गाइडेड पिनाका की रेंज आप सबको मालूम है कि 75 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि पिनाका LR गाइडेड रॉकेट ने करीबन 120 किलोमीटर तक की क्षमता दिखाई है। ऐसे में 370 mm का ELRGR के बारे में जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 150 से 200 किलोमीटर क्लास की संभावित रेंज हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि 200 किलोमीटर की रेंज अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, और ये जो नया रॉकेट मोटर होगा इसमें एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें कि फ्लो फॉर्मिंग, प्रिसीजन मशीनिंग और स्पेशलाइज्ड 1110 PH स्टील की वेल्डिंग जैसी प्रोसेस शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद मोटर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को जांचने के लिए प्रूफ प्रेशर टेस्टिंग भी की जाएगी। ऐसे में दोस्तों अगर ये ELRGR सफल होता है तो भारतीय सेना को दुश्मन के काफ़ी अंदर मौजूद हाई वैल्यू वाले टारगेट्स पर सटीक स्ट्राइक करने की एक नई क्षमता मिल सकती है, जिसका मतलब ये है कि भविष्य में भारत के पास रॉकेट आर्टिलरी की एक पूरी रेंज हो सकती है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेंडर है वो अभी ये बात तो साबित नहीं करता कि ELRGR की फाइनल रेंज कितनी होगी, कौन सा वॉर हेड होगा। अभी इसका आगे डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर ट्रायल्स होंगे, जिसके बाद इसकी रियल परफॉर्मेंस सामने आएगी। लेकिन 370 mm का ELRGR का डेवलपमेंट निश्चित तौर पर भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी क्षमता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप साबित हो सकता है।
वहीं दूसरी तरफ HAL ने एरोस्पेस ग्रेड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर के लिए RFI जारी किया है। इसमें 2 प्रेशर रेंजेस मांगी गई हैं। पहली है 0 से 3 बार और दूसरी है 0 से 10 बार। हालांकि ये काफ़ी छोटे सेंसर्स हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉडर्न फाइटर जेट में फेडेक होता है। फेडेक जिसका मतलब होता है फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जिसे कि हम इंजन का डिजिटल ब्रेन कहते हैं। फेडेक को इंजन के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी सेंसर से मिलती है, जैसे कि प्रेशर सेंसर्स, हवा का प्रेशर, कंप्रेशर प्रेशर और कुछ सिस्टम में ऑयल प्रेशर जैसे महत्वपूर्ण जानकारी मॉनिटर करते हैं। फिर फेडेक इसी डेटा के बेस पर इंजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि फ्यूल का शेड्यूलिंग और इंजन ऑपरेटिंग कंडीशंस। अगर सेंसर गलत डेटा देता है तो इंजन कंट्रोल सिस्टम गलत डिसीजन ले सकता है। इसीलिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में ऐसे सेंसर्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेसेस जैसी परिस्थितियों में रिलायबल रहना पड़ता है। HAL का ये जो RFI है वो सिर्फ एक छोटा प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, ये भारत की स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी में कंपोनेंट लेवल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। क्योंकि भारत जब अपने स्वदेशी फाइटर इंजन पर काम कर रहा है, एडवांस प्रपल्सन सिस्टम डेवलप कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर इंजन बनाना ही काफ़ी नहीं होगा। उसके सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और फेडेक इकोसिस्टम को भी घरेलू क्षमता हमें चाहिए। और यही वजह है कि ये छोटा सा प्रेशर सेंसर भविष्य में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो बात क्लियर हो जाती है कि भारत सिर्फ फाइटर इंजन बनाना नहीं चाहता, बल्कि उसके अंदर काम करने वाली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उस पर भी अपनी मजबूत पकड़ रखना चाहता है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।